नमस्कार। आज हम भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिश्तों पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। इतिहास से जुड़े कागजात, मौजूदा व्यापार के आंकड़े, भविष्य के अनुमान और हाँ, हाल की अमेरिकी व्यापार नीतियों पर रिपोर्ट्स भी। मकसद सीधा है, इन सब से खास बातें निकालकर समझना कि ये रिश्ता आज कहाँ है और आगे कहाँ जा सकता है। तो शुरू करें। जरूर। और ये रिश्ता कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। इतिहास देखें तो खासकर रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष था, हाँ, वो तो बहुत अहम था। भारत ने शायद 1946 में ही दक्षिण अफ्रीका पर पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया था। बिल्कुल। ये उस आंदोलन के लिए एक बड़ी बात थी और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। भारत ने दशकों तक ये बहिष्कार बनाए रखा। पर एक सवाल है, क्या ये साझा इतिहास आज सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव है या असल में आज की नीतियों पर भी इसका असर दिखता है? नहीं, ये सिर्फ भावना की बात नहीं है। देखिए, दोनों का औपनिवेशिक अतीत रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव है। इससे ना एक आपसी समझ बनती है। अच्छा। तो जब 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र आया और रिश्ते फिर से बहाल हुए, तो इसी समझ ने एक मजबूत नींव का काम किया। और फिर 1997 की वो रेड फोर्ट घोषणा, हाँ, रेड फोर्ट घोषणा, उसने तो इस रणनीतिक साझेदारी की औपचारिक शुरुआत ही कर दी थी। और आज इस साझेदारी कहां तक पहुंची है? आंकड़े तो बड़े प्रभावशाली लगते हैं। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $19.25 बिलियन। काफी बड़ा आंकड़ा है। और ये दक्षिण अफ्रीका को पूरे अफ्रीका महाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाता है। तो ये सिर्फ नंबर है या ये दिखाता है कि दोनों देश पश्चिम पर निर्भरता कम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें हैं। व्यापार तो है ही, साथ में फार्मा, आईटी, ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स में लगभग $1.3 बिलियन से ज्यादा का भारतीय निवेश भी है। अच्छा खासा निवेश है। हाँ, और फिर ब्रिक्स और इप्सा जैसे जो मंच हैं, वहां भी काफी मजबूत सहयोग है। ये सिर्फ डिप्लोमैटिक बातचीत नहीं है, ये असल में ग्लोबल साउथ को दुनिया के मंच पर एक वजनदार आवाज देने की कोशिश है। बिल्कुल, जो पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों के दबदबे को एक तरह से चुनौती देता है। सही कहा। और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को सदस्य बनाने में दोनों की भूमिका, वो इसी का एक उदाहरण है। आर्थिक मोर्चे पर भी काफी कुछ हो रहा है, जैसे वो भारत सैकू साउदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन के साथ PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। हाँ, उसका मकसद व्यापार की बाधाओं को और कम करना है और भारत अफ्रीका के अपने विकास लक्ष्य जैसे एजेंडा 2063 और खासकर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और GBA वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इसमें भी मदद कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे चीन का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो एक बड़ी चुनौती है। हाँ, प्रतिस्पर्धा तो है। और कुछ भारतीय प्रोजेक्ट्स में देरी की भी खबरें आती रही हैं। फिर भी कुल मिलाकर देखें तो दिशा आगे बढ़ने की ही है और गहरे एकीकरण की। भविष्य की बात करें तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य, ये सुनने में तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है। है तो महत्वाकांक्षी, बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है? आज की वैश्विक अनिश्चितताओं और चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों को देखते हुए? देखिए, लक्ष्य बड़ा जरूर है, पर क्षमता भी है। सहयोग के नए क्षेत्र खुल रहे हैं, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, हेल्थ केयर, एग्रीटेक, रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर और डिजिटल फाइनेंस। अच्छा। और ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने के लिए भी अहम है। दोनों देश मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश में हैं। और साथ ही बाहरी झटकों से बचने के लिए, जैसे पश्चिमी देशों के टैरिफ वगैरह, उसके लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट जैसे उपायों पर भी काम हो रहा है। इसी बीच दुनिया की बड़ी ताकतें, खासकर अमेरिका, वो भी इस रिश्ते पर नजर रखे हुए हैं। व्यापार को लेकर कुछ तनाव की बात भी सामने आई है ना? हाँ, देखिए, आधिकारिक तौर पर तो अमेरिका कहता है कि रिश्ता सकारात्मक है, लेकिन हाल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के कुछ निर्यातों पर टैरिफ बढ़ाए गए हैं। कितने? भारत पर 25 से 50% तक और दक्षिण अफ्रीका पे करीब 30%। वजह बताई गई है रूस के साथ व्यापार और चीन रूस के प्रति उनका कथित नरम रवैया। अच्छा, तो इसका असर क्या हो रहा है? जाहिर है दोनों देश चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। प्रतिक्रिया सीधी है, अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना, और देशों में माल बेचना
और अमेरिकी व्यापार पर निर्भरता कम करना। समझ गया। ये वैसा ही है जैसे सारे अंडे एक टोकरी में न रखना, खासकर तब जब अमेरिका उस टोकरी को थोड़ा हिला रहा हो। अगर आप अलग अलग टैरिफ सिनारियो देखें तो यही पता चलता है, अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो साउथ साउथ ट्रेड यानी विकासशील देशों के बीच व्यापार और मजबूत होगा, खासकर ब्रिक्स और अफ्रीका के भीतर। लेकिन नुकसान भी तो होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में खासकर भारत को निर्यात में नुकसान हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक करीब $65 बिलियन तक का। ओहो, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। तो अगर हम ये सारी बातें समेटें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? देखिए, पहला तो ये कि जो ऐतिहासिक एकजुटता थी वो आज एक मजबूत मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। ठीक है। दूसरा, ये साझेदारी व्यापार, निवेश और ग्लोबल गवर्नेंस के नियम तय करने में अहम भूमिका निभा रही है। तीसरा, भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि दोनों देश इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन और बाहरी दबावों, खासकर टैरिफ का सामना कैसे करते हैं। चौथा, ये रिश्ता ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती दे रहा है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में मदद कर रहा है। और पांचवां, जो काफी दिलचस्प है, कि अमेरिकी संरक्षणवाद शायद अनजाने में ही साउथ साउथ सहयोग और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी नोट पर हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं एक सवाल के साथ। जी। जैसे जैसे पश्चिम और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है, क्या भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसी जो मिडिल पावर्स हैं, उनका ये गठजोड़ दुनिया में स्थिरता लाएगा या फिर ये जो मौजूदा दरारें हैं उन्हें और गहरा करेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।